हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और प्री टाइम की अपनी क्लास अब क्या होने वाली है कि कुछ दिन आपको इसी तरह से मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग अपने स्टूडियो से काफ़ी दूर हैं, तो क्लास थोड़ी आप लोग की दो ही बात है, या फिर क्लास को रोक दी जाए या फिर क्लास आप लोग को इस तरह से मिले, ठीक है। और कोशिश की जाएगी कि अब करेंट की भी क्लास आपकी मैक्सिमम, चूँकि जो न्यू मैगजीन थी उसमें 10 से 15 पन्ना बचा हुआ है, तो उस 10-15 पेज को भी पढ़ा के ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि न्यू मैगजीन है तो फिर उसको स्टार्ट कर लिया जाए, ठीक। आज हम लोग का टॉपिक है कि भारत में विदेशी आक्रमण। ध्यान देंगे, समय काल में क्या हुआ कि भारत चूंकि एक संपन्न क्षेत्र रहा है, तो नो डाउट कि जो विदेशी थे इसकी आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुए इधर उनका झुकाव होता है। इस तरह से हम देखेंगे तो पहले जो शासक होते हैं, जो विदेशी आक्रमणकारी होते हैं, वो हिंदू यूनानी होते हैं, जिसको नॉर्मली हम लोग इंडो ग्रीक भी कहते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, तो यानी हिंदू यूनानियों ने क्या हुआ कि वो सबसे पहले थे जो कि मुड़े भारत पे आक्रमण की तरफ, ठीक है। जो सबसे पहला हिंदू यूनानी शासक था उसका नाम था डिमेट्रियस। 183 ईस्वी पूर्व उसने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि वो सबसे पहला आक्रमणकारी कौन था, जिसने विदेशी आक्रमणकारी जिसने भारत पर आक्रमण किया था। तो ध्यान देंगे उसका आंसर हो जाएगा डिमेट्रियस। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपीपीएससी यहाँ पे फोकस भी करती है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना होगा। तो चूंकि डिमेट्रियस क्या है, डिमेट्रियस पहला आक्रमणकारी है, इस चीज को ध्यान देंगे, पहला आक्रमणकारी है। और पहला आक्रमण कौन कर रहे हैं, हिंदू यूनानी कर रहे हैं। ध्यान देंगे, पहला आक्रमण कौन कर रहे हैं, हिंदू यूनानी कर रहे हैं। तो इससे हम लोग एक अंदाजा क्या लगा सकते हैं कि भैया डिमेट्रियस क्या रहा होगा, डिमेट्रियस हिंदू यूनानी रहा होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे। हालांकि हिंदू यूनानियों में सबसे जो महत्वपूर्ण शासक रहा है वो रहा है मिनांडर। इस चीज को ध्यान देंगे, हिंदू यूनानियों में सबसे महत्वपूर्ण शासक जो रहा है उसका नाम मिनांडर था, ठीक। मिनांडर करता क्या है, मिनांडर की राजधानी जो थी वो सियालकोट थी। सियालकोट को साकल भी कहा जाता था। ध्यान देंगे, सियालकोट को साकल भी कहा जाता था। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि मिनांडर की राजधानी यूपीपीएससी पूछी हुई है, इसलिए मैं ये बता दिया कि मिनांडर की राजधानी जो थी वो सियालकोट थी। मिनांडर क्या कि समय के साथ ये आता है और भारत में बौद्ध धर्म में दीक्षा लेता है, यानी बौद्धिज्म को फॉलो करने वाला शासक बन जाता है। इसी को ध्यान देंगे, ठीक है। मिनांडर किस धर्म का फॉलोअर बन जाता है, तो समय के साथ ही क्या है, बौद्धिज्म का, यानी बौद्ध धर्म का ये फॉलोअर बन जाएगा। बात आती है कि भारत में इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की थी, तो बौद्ध धर्म की दीक्षा इसने नागसेन से प्राप्त की थी। ध्यान देंगे, बौद्ध धर्म की दीक्षा इसने नागसेन से प्राप्त की थी। यहाँ पे देखेंगे लिखा भी है कि मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, अर्थात बौद्ध धर्म में जो शिक्षा प्राप्त की थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा नागसेन ने, वो मिनांडर ने वो नागसेन के थ्रू प्राप्त की थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक क्या है कि मिनांडर ऐसे तो जाके एक बैग बोलता नहीं है नागसेन से कि भाई हमको बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दो। मिनांडर से उसकी डिस्कशन होती है, ठीक है। उस डिस्कशन में क्या है कि ये नागसेन से काफ़ी प्रभावित होगा, फिर बौद्धिज्म को क्या होगा कि वो स्वीकार कर लेगा। तो जो इसके प्रश्नोत्तर है, उन प्रश्नोत्तरों का संकलन या उसका वर्णन किस बुक में किया गया है, तो एक बुक है मिलिंद पन्नो। ध्यान देंगे, इस मिलिंद पन्नो बुक में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देंगे। तो मिलिंद पन्नो बुक में मिनांडर और नागसेन इन दोनों की जो डिस्कशन है, ठीक है, यानी प्रश्नोत्तर है, उसका चर्चा हमको कहाँ मिलता है, तो मिलिंद पन्नो से मिलता है। ये भी बैक ईयर उठा के देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी यहाँ भी क्वेश्चन पूछी हुई है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। हालांकि यूपीपीएससी का इस फॉर्मेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि जो क्रम है, विदेशी आक्रमणकारियों का जो क्रम है, जिसमें हिंदू यूनानी के बाद से शक आते हैं, शक के बाद से पहलव आते हैं, पहलव के बाद से कुशाण आते हैं, ठीक है। अधिकतम 15 मिनट लगेगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस चीज़ को ध्यान देंगे, ठीक। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे, तो जब हिंदू यूनानी आ जाते हैं भारत में, तो भारत में क्वाइंस चलाते हैं। इनके क्वाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में की दृष्टि से इनके क्वाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देंगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि सोने के सिक्के जारी किए थे। ध्यान देंगे, इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। इनके कॉइन्स की पहली विशेषता क्या थी कि भारत में सर्वप्रथम इन्होंने ही क्या किए थे कि सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये इनके कॉइन्स की विशेषता, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो हिंदू यूनानियों ने जारी किए थे। इनके कॉइन्स की दूसरी विशेषता क्या थी कि इस पे लिखा होता था, ठीक है, यानी लेख वाले सिक्के इन्होंने जारी किए थे, लेख वाले सिक्के। तो ये इनके क्वाइंस की विशेषता है कि इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे, एक तो सोने के सिक्के सबसे पहले जो गोल्ड क्वाइंस है इन्होंने ही जारी किए थे, और उस गोल्ड क्वाइन पे कुछ ना तो कुछ लिखा होता था, जैसे शासक का नाम, लोकेशन, समथिंग समथिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस पर लिखी गई रहती थी। अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अगला तो शक की बारी आती है, ध्यान देंगे। हम लोग देखेंगे इनका संबंध बेसिकली क्या है, मध्य एशिया से था, ये चीज़ दिमाग में रखेंगे। कह रहा है कि उज्जैन का शासक, यहाँ पे एक चीज़ फोकस करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है, ये फैक्ट आप लोग को दिमाग में रख लेना है, ठीक है।
इस जगह पे देखिए, कह रहा कि उज्जैन के एक शासक ने सखों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है, और तथा 57 ईस्वी पूर्व में इसने विक्रम संवत चलाया था। इस चीज़ को ध्यान देंगे, ठीक है। यानी सीधी सी बात है कि उज्जैन के एक शासक ने सखों को पराजित करके क्या किया था कि विक्रमादित्य की जो है कि उपाधि धारण की थी, और 57 ईस्वी पूर्व में उसने विक्रम संवत चलाया था। तो विक्रम संवत पे भी यूपीपीएससी क्वेश्चन पूछी है, ठीक है, कि विक्रम संवत कब चलाया गया। तो एक चीज़ तो यही इंपॉर्टेंट हो गया। सखी कितनी शाखाओं में विभक्त थे, तो 5 शाखाओं में विभक्त थे। हालांकि यूपीपीएससी अब इतना फैक्चुअली क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, तो आपको इतना नहीं याद करना पड़ेगा कि 5 शाखा में विभक्त थे, किस एरिया से आते, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं, हाँ, ये चूंकि विक्रम संवत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज़ को आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ पे फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि 57 ईस्वी पूर्व, यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। अब चूंकि सबसे महत्वपूर्ण शासक रुद्रदामन रहा होगा, ठीक है। रुद्रदामन भारतीय इतिहास में देखेंगे एक महत्वपूर्ण शासक रहा है। तो ये चूंकि एक शक शासक रहा है, तो सबसे प्रतापी शक शासक जो है वो रुद्रदामन ही रहा है। रुद्रदामन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ध्यान देंगे कि रुद्रदामन ने विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे पहला अभिलेख जो जूनागढ़ का गिरनार में अभिलेख है उसको जारी किया था। ध्यान देंगे, तो पहली बात ये कि जूनागढ़ अभिलेख के संदर्भ में क्वेश्चन बनेगा तो क्या क्या बन सकता है। जूनागढ़ अभिलेख के संदर्भ में क्वेश्चन पहली बात ये बन सकता है, इस चीज को ध्यान देंगे। पहली बात ये कि किसके द्वारा इसको जारी किया गया था, तो रुद्रदामन, ठीक है, रुद्रदामन। सेकेंड बात क्या, ये टोटली संस्कृत में है। ध्यान देंगे, ये टोटली संस्कृत में। तो दो बात हो गई कि एक तो विशुद्ध संस्कृत में ही, दूसरी बात क्या होगी कि इसको रुद्रदामन के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे। तो पहला विशुद्ध संस्कृत में लिखी गई अभिलेख कौन सी है, तो पहला विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख क्या है, आपका जूनागढ़ अभिलेख है। ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखेगी। अगला क्या है, अगला पहलो के बारे में। पहलो को हम लोग हिंदू पार्थियन भी कहते हैं, ये चीज़ ध्यान देंगे। अगली बारी पहलो की है। पहलो के बारे में देखेंगे। पहलो वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था उसका नाम था गोंडोफर्निस। ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहलो वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था उसका नाम था गोंडोफर्निस, ठीक है। गोंडोफर्निस की ड्यूरेशन में ध्यान देंगे कि ईसाई धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था, क्योंकि ईसाई धर्म के एक गुरु थे, उनका नाम था सेंट टॉमस। ध्यान देंगे, सेंट टॉमस। तो सेंट टॉमस क्या है, गोंडोफर्निस के ड्यूरेशन में इंडिया आए थे। तो जाहिर सी बात है कि सेंट टॉमस क्या है, जब इंडिया आएंगे तो वो क्या करेंगे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि ये धर्मगुरु थे। अब क्या है, इसीलिए कहा जाता है कि गोंडोफर्निस के टाइम में, या फिर कहा जाता है कि पहलवों के टाइम में ईसाइयत का प्रसार भारत धर्म में, भारतीय समाज में हुआ था। इस चीज़ को ध्यान देंगे। अब इसके बाद से अगर हम देखेंगे तो भारत में जो पहला पार्थियन शासक था उसका नाम पूछता है। तो भारत में पहला पार्थियन शासक था, उसका नाम सबसे यूनिक है, माउस। माउस मतलब चूहा होता है, ठीक है। तो माउस, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो भारत में पहला पार्थियन शासक, यूपीपीएससी अपने बैकियर में इसको भी पूछी हुई है कि भारत में पहला पार्थियन शासक कौन था, ठीक है। तो भारत में पहला पार्थियन शासक माउस था। इस चीज़ को ध्यान देंगे। जो पार्थियनों का अर्थात पहलवों का जो वास्तविक संस्थापक था उसका नाम क्या था, मिथ्रिडेट्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। इसमें बेसिकली क्वेश्चन दो ही बनते हैं। पहला, किसके ड्यूरेशन में सेंट टॉमस भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने आया था, तो वो ध्यान देंगे गोंडोफर्निस के ड्यूरेशन में आया था। और दूसरा, इसका पहला जो पार्थियन शासक था उसका नाम माउस था। ये दो चीज़ यूपीपीएससी पूछती है यहाँ से, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके कुषाण वंश है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कुषाण वंश है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुषाण वंश को देखते हैं। कुषाण वंश क्या है कि ये चीन की एक यूची जाति है, उसी यूची जाति से संबंधित है। पहली चीज़ ध्यान देंगे, चीन की एक यूची जाति है, इस यूची जाति से इनका संबंध था, ठीक है। तो कुषाणों का संबंध किससे है, कुषाणों का संबंध एक यूची जाति से। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था कुजुल कैडफिसेस। ध्यान देंगे, कुषाण वंश के संस्थापक का नाम क्या था, तो इसके संस्थापक का नाम था कुजुल, स्क्रीन पे लिख दे रहा हूं, कैडफिसेस, ठीक है। तो कुजुल कैडफिसेस क्या है, कुषाण वंश के संस्थापक का नाम हुआ करता था। ध्यान देंगे। एक कुषाण शासक था, उस कुषाण शासक का नाम क्या है, विम कैडफिसेस, ठीक है, विम कैडफिसेस। इस विम कैडफिसेस ने क्या है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। ध्यान देंगे, कुषाण शासकों में जो विम कैडफिसेस था वो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किया था। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि कुषाण शासकों में सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के जारी किए थे, तो विम कैडफिसेस ने जारी किए थे। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है। विम कैडफिसेस थोड़ा हिंदू धर्म की तरफ इसका झुकाव था। फॉर एग्जाम्पल, इसने माहेश्वर की उपाधि धारण की थी, ठीक है।
और महेश्वर चूंकि बेसिकली शिव जी से मिला जुला नाम है, ठीक है, तो इससे भी हम लोग समझ सकते हैं। और जिसकी आकृतियाँ ध्यान देंगे, इसकी क्वाइंस पे क्या है, जिसने क्वाइंस जारी किया था, जैसे इसने जो गोल्ड क्वाइंस जारी किए थे और भी जो क्वाइंस जारी किए थे, उसमें शिव से रिलेटेड कई सारी संबंधित वस्तुओं का क्योंकि साइन देखने को मिलता है। एक तो खुद भगवान शिव की चिन्ह देखने को मिलती है, भगवान शिव की जो वाहन है नंदी, उनकी यहाँ पे रूप देखने को मिलता है, ठीक है। त्रिशूल जो उनका अस्त्र है, ये भी उनके क्वाइंस पे देखने को मिलता है, किसके, विम कैडफिसस के। तो विम कैडफिसस इसके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान देंगे, क्योंकि विदेशी होने के बाद भी इसने थोड़ा ज़्यादा ही भारतीयता को स्वीकार किया था। तो कुषाण शासकों ने विम कैडफिसस क्या था, सबसे पहला ऐसा था जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे। ध्यान देंगे कुषाण शासकों में, ना कि ओवरऑल, इस चीज़ को ध्यान देना है। विम कैडफिसस ने क्या है कि सर्वप्रथम क्या किया था कि महेश्वर की उपाधि ली थी, इस चीज़ को ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या किया, महेश्वर की उपाधि ली थी, ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखना है कि विम किसने महेश्वर की उपाधि ली थी कुषाण शासकों में, तो विम कैडफिसस ने ली थी। और अगर आपके दिमाग में महेश्वर रहेगा तो महेश्वर से रिलेटेड जितनी भी आकृतियाँ हैं वो सब किसकी क्वाइंस पे मिलती हैं, तो विम कैडफिसस के क्वाइंस पे मिलती हैं। कुषाणों में सबसे महान शासक जो रहा है उसका नाम है कनिष्क, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। कुषाणों में सबसे महान कनिष्क रहा है। कनिष्क का संबंध थोड़ा आर्ट एंड कल्चर से भी रहता है, इस चीज़ को ध्यान देंगे, आर्ट एंड कल्चर से भी इसका संबंध रहता है, हम लोग देखेंगे। कनिष्क की 2 राजधानियाँ थी, ठीक है, एक इसकी पुरुषपुर राजधानी थी जो कि पेशावर वाले रीजन में पड़ती है, और दूसरी राजधानी इसकी मथुरा थी, इस चीज़ को ध्यान देंगे, दूसरी राजधानी इसकी मथुरा थी। तो इसकी 2 राजधानियाँ थी, ठीक है, पुरुषपुर थी और क्या थी, मथुरा थी, इस चीज़ को ध्यान देंगे, पुरुषपुर और मथुरा। कनिष्क गद्दी में 78 ईस्वी में बैठता है, ध्यान देंगे, और जब वो बैठता है तो इसी समय वो क्या है, शक संवत चलाता है। तो शक संवत का संबंध 78 ईस्वी हो गया। ऊपर मैंने विक्रम संवत दिखाया है आपको, विक्रम संवत का संबंध किसी हो गया, 57 ईस्वी में हो गया, ठीक है। इसके पहले मैं जो चीज़ देखिए एकदम क्रम से चीज़ें चल रही हैं, तो क्रम से याद करने में, अगर सीक्वेंस में याद रहेगा तो अगर अरेंज करने के लिए आएगा तो बहुत दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 57 में क्या हुआ, 57 में अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या, विक्रम संवत पढ़ा है, विक्रम संवत पढ़ा है, ठीक है। तो 57 में विक्रम संवत हो गया, ठीक। अब देखिए बौद्धिज्म, जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो उसमें बताया भी था कि जो चौथी बौद्ध संहिता थी, जो कि लास्ट बौद्ध संहिता थी, वो कनिष्क के ही ड्यूरेशन में हुई थी। ये फैक्ट हम लोगों ने बौद्धिज्म का जब हम लोग क्लास ले रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा हुआ भी था, ठीक है। हालांकि इसने जो बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय, ध्यान देंगे, महायान संप्रदाय, ठीक है। महायान संप्रदाय क्या है, थोड़ा सा जो ब्राह्मण धर्म थी उससे झुकी हुई थी, यानी इसमें बेसिकली जितनी भी कर्मकांड, पूजा, मूर्ति पूजा, ये सब चीज़ें महायान संप्रदाय में स्वीकार की जाती थी, इस चीज़ को जानेंगे। तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से कौन संबंधित था, कनिष्क। ये थोड़ा सा अगर अंदर जाके क्वेश्चन पूछेगा तो किस संप्रदाय से संबंधित था बौद्ध धर्म के, तो यहाँ से क्वेश्चन, हीनयान या महायान, तो कनिष्क का संबंध महायान से था। इसके ड्यूरेशन में राजवैद्य चरक इसी के ड्यूरेशन में रहते थे। चरक की एक बुक है जिसको हम लोग चरक संहिता कहते हैं, ध्यान देंगे, चरक की एक बुक है जो कि चरक संहिता कहते हैं। तो ये मेडिकल सेक्टर में जो अगर कभी डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट में, तो देखेंगे हिस्ट्री में आप लोग चरक का एग्जांपल डाल सकते हैं कि कनिष्क के ड्यूरेशन में राजवैद्य चरक थे, इन्होंने चरक संहिता का आविष्कार किया था, ध्यान देंगे, चरक संहिता, ठीक। इसमें कई सारी रोगों से रिलेटेड जो मतलब मेडिसिन या जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में चर्चा की गई है इसमें, इस चीज़ को ध्यान देंगे। बौद्ध धर्म का एक विश्वकोश है जिसका नाम है, ठीक है, महाविभाष सूत्र, ध्यान देंगे। बौद्ध धर्म का एक विश्वकोश है जिसका नाम है महाविभाष सूत्र। मैं अगर इसको थोड़ा सा नीचे लेके आऊंगा तो क्लियर आप लोगों को दिखेगा, ठीक है, महाविभाष सूत्र, ठीक है। महाविभाष सूत्र के जो रचनाकार थे उनका नाम था वसुमित्र, ठीक, वसुमित्र। तो बौद्ध धर्म की जो विश्वकोश है उसका नाम है महाविभाष सूत्र। महाविभाष सूत्र की जो रचनाकार है उसका नाम है वसुमित्र, इस चीज को ध्यान देंगे। आगे जो फैक्ट है वो फैक्ट क्या है कि अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे, इस चीज को ध्यान देंगे। अश्वघोष के ऊपर भी ध्यान देंगे, क्वेश्चन बन जाता है। अश्वघोष क्या है, कनिष्क के राजकवि थे, और जो इनकी बुक से ध्यान देंगे कह रहा है कि जिसने महायान, ठीक है, यहाँ भी अश्वघोष की बुक से लिखा है बुद्धचरित, सौदरानंद, ठीक है, सारिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार, ये 4 बुक्स क्या है अश्वघोष की। अदर पब्लिक सर्विस, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो वहाँ पे क्वेश्चन बन के आता जाता है। आप कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हो उसमें विश्वघोष पे क्वेश्चन, सॉरी अश्वघोष पे क्वेश्चन आता ही रहता है, जानेंगे। तो अश्वघोष किसका कवि था और राजकवि था, तो कनिष्क का राजकवि था। इसी के ड्यूरेशन में चरक भी निवास करते थे, तो ध्यान देंगे, ठीक है। तो बुद्धचरित, सौदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण और सूत्रालंकार, ये 4 बुक्स किसकी हैं, तो ये अश्वघोष की बुक है। कनिष्क के दरबार में केवल चरक और अश्वघोष ही नहीं रहा करते थे, नागार्जुन जैसे विद्वान
पार्श्व जैसे विद्वान और वसुमित्र जैसे विद्वान इसके ड्यूरेशन में रहते थे। तो नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र, चरक और अशोक घोष ये सब लोग कनिष्क के ड्यूरेशन में रहते थे। इसलिए मैं कहा कि आर्ट एंड कल्चर के सेक्टर में क्या है कि कनिष्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जानेंगे नागार्जुन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी कि ये शून्यवाद के प्रतिपादक थे। नागार्जुन के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि नागार्जुन क्या थे, तो नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक थे। ये चीज़ ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। नागार्जुन क्या है, तो नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक थे, ठीक है। नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक थे, ध्यान देंगे। नागार्जुन की एक बुक है, यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पे नाम लिखा है, ठीक है। इसका इनका नाम था, जो नागार्जुन की बुक थी उसका नाम था प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ठीक है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र ये नागार्जुन की बुक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ये बुक किसकी है, तो ये बुक है नागार्जुन की, ठीक है। नागार्जुन की बुक है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। और नागार्जुन के बारे में दूसरा फैक्ट क्या गया कि ये शून्यवाद के प्रतिपादक थे। तो यहाँ पे दो फैक्ट नागार्जुन के बारे में लिखा है। पहला कि ये शून्यवाद के प्रतिपादक थे, दूसरी इनकी रचना जो थी जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र, इसके बारे में चर्चा की हुई है, ठीक। क्योंकि अब देखेंगे इसकी एक राजधानी, कनिष्क की एक राजधानी मथुरा में थी, तो जाहिर सी बात है कि मथुरा मूर्तिकला के विकास में भी इसका इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्रुव में मैंने इन दोनों भी चित्रकला शैलियों पे और मूर्तिकला शैलियों पे बेहतरीन चर्चा किया है, ठीक है, ध्रुव में, ठीक। ध्रुव बेसिकली एक मेंस की क्लास है, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बता दूँ कि यूपीपीसीएस के लिए यूपीएससी हिंदी क्या करी है, प्री टाइम एक बैच चला रही है जो कि एक क्रैश कोर्स है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। अभी इस क्रैश कोर्स में 25% का डिस्काउंट चल रहा है, ये चीज़ भी ध्यान देना है। और यूपीएससी हिंदी एक टेस्ट सीरीज भी चला रही है यूपीपीसीएस को फोकस्ड। ये दोनों क्लासेस क्या है कि आपकी चयन में बेहतरीन भूमिका निभा सकती हैं। इससे रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आपको 8840751912 पे संपर्क कर लेना होगा, ठीक है। इस पर आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर देंगे, तो आपको सारी डिटेल क्या होगी इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड दे दी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देंगे आप लोग। तो अब चूंकि कनिष्क की राजधानी पेशावर वाले रीजन में भी थी, तो जाहिर सी बात है कि जो कांधार मूर्तिकला थी उसकी भी डेवलपमेंट में कनिष्क की भूमिका है, ठीक है। तो ये चीज़ बस सोचने वाली है कि जब इसकी दो जगह मूर्ति राजधानियाँ हैं, तो नो डाउट कि उन दोनों जगहों पे फलने फूलने वाली आर्ट एंड कल्चर को ये प्रमोट जरूर किया होगा। और ये आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने वाला शासक भी था कुषाण, और जो कनिष्क का। कुषाणों का जो अंतिम शासक था उसका नाम है वासुदेव, ये इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। कुषाणों के अंतिम शासक का नाम वासुदेव है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। पेपर में एक बार क्वेश्चन ये भी बन के आया है कि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के, ठीक है, किस शासकों के द्वारा जारी किए गए, तो सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के क्या है, कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए। इससे कुषाणों की समृद्धि का अंदाजा लगता है, ठीक है, इस चीज़ को जानेंगे। कुषाण शासकों के द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के यहाँ पे लिख रहा है कि 123 ग्रेन में 112.75 ग्रेन के जो सिक्के थे, स्वर्ण सिक्के, वो कुषाण शासकों के थे, ठीक है। इससे इसकी प्योरिटी पता चल रही है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे सर्वाधिक ताम्र सिक्के भी कुषाणों के द्वारा ही जारी किए गए। तो क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा, अगर सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के ना पूछे, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के, यहाँ पे शुद्ध वर्ड को एकदम फोकस करना है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। तो सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे, और सर्वाधिक ताम्र सिक्के जो है वो भी कुषाण शासकों के द्वारा ही जारी किए गए। तो ये दोनों फैक्ट्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में रखनी है। कुषाण शासकों की यहाँ पे कुछ उपाधियाँ दी गई हैं, ये भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पे महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र और कैसर जैसी उपाधि क्या है कि कुषाण शासक अपने में लिया करते थे। तो ये दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देंगे। कुषाण शासकों के द्वारा जो दो उपाधियाँ हैं वो क्या है, महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र, और यहाँ पे कैसर, ये दो इसकी इंपॉर्टेंट कुषाण शासकों की उपाधियाँ हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है उपाधियाँ हैं, तो ये दोनों उपाधियाँ अपने दिमाग में रखेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि दो उपाधियाँ किस वंश के शासकों के द्वारा ली जाती थी, तो महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र और कैसर जैसी उपाधियाँ कुषाण शासकों के द्वारा दी जाती थी या ली जाती थी, कुछ भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे एंशिएंट ड्यूरेशन में दूसरा बड़ा साम्राज्य, मौर्य के बाद से दूसरा बड़ा साम्राज्य स्टार्ट होता है, गुप्ता साम्राज्य, ध्यान देंगे। गुप्त साम्राज्य भी एक अखिल भारतीय हम लोग कह सकते हैं साम्राज्य था, ठीक है। और उसको एंशिएंट पीरियड का इस ड्यूरेशन को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था श्रीगुप्त, इस चीज को जान देंगे। गुप्त वंश के श्रीगुप्त के पश्चात जो, पहले इसकी हम लोग ऑर्डर देख लेते हैं क्योंकि ऑर्डर एक बार पेपर में क्वेश्चन आया है। श्रीगुप्त के पश्चात कौन शासक बनता है, मैं एक बार इसको मिटा के ग्रीन कलर से देखिए, मैंने सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एक बार पेन फिर से चूज कर लेता हूँ। तो श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। श्रीगुप्त के बाद से अगले घटोत्कच बनते हैं, इस चीज को जानेंगे। श्रीगुप्त के बाद से घटोत्कच बनते हैं। घटोत्कच के बाद से अगला शासक है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद से जो चंद्रगुप्त प्रथम एक महान शासक रहे, इनको भी हम लोग देख लेंगे अभी।
उसके बाद से समुद्रगुप्त की बारी आती है। ध्यान देंगे समुद्रगुप्त भी इस ड्यूरेशन में महान शासक रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें समुद्रगुप्त ही है, ठीक है, इसी को ध्यान देंगे। समुद्रगुप्ता के बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय, यही यहाँ पे मैच कराना रहता है। हम लोग के नॉर्मली दिमाग में क्या था कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद से चंद्रगुप्त द्वितीय, नहीं दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद से बीच में समुद्रगुप्त आ रहा है, और समुद्रगुप्त के बाद से देखेंगे उसके बाद से आपका चंद्रगुप्त द्वितीय आ रहा है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय आ रहा है। किसी भी आप लोग राजवंश को पढ़े तो दो चीज़ ध्यान देंगे कि उसका पहला शासक कौन था, ये जरूर याद करें, उसका अंतिम कौन था, ये जरूर याद करें, ठीक है। साथ ही साथ इसके बाद से जो इसकी राजधानी रही हो वो राजधानी आप लोग याद करें, ठीक है। राजधानी याद करने के साथ साथ जो प्रतापी शासक रहे उनके द्वारा अगर कोई डेवलपमेंट किया गया जो ठीक है, तो वो डेवलपमेंट आप लोग को याद कर लेनी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे, ठीक है। घटोत्कच के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता नहीं, तो घटोत्कच को हम लोग नॉर्मली छोड़ देंगे। गुप्ता पीरियड की जो असली नींव रखी जाती है वो माना जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, यानी CH प्रथम के द्वारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH फर्स्ट, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, और जो गुप्ता पीरियड है उसकी वास्तविक नींव रखी जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम क्या करता है, एक उपाधि धारण करता है, इसकी उपाधि थी महाराजाधिराज, ये चीज़ ध्यान देंगे, ठीक है, महाराजाधिराज। और ये लिच्छवी एक राजकुमारी थी जिनका नाम था कुमार देवी, कुमार देवी से विवाह करता है। हालांकि कुमार, इसकी वाइफ कौन थी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार PCS और झारखंड PCS भले पूछते, UP PCS अब ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया। हाँ, उपाधियां आधारित क्वेश्चन आज भी UP PCS दे रही है, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन कभी भी, क्योंकि उपाधियां आधारित क्वेश्चन अब आ जाते हैं, ठीक है, और नॉर्मली अपने दिमाग में रहना भी चाहिए, इस चीज़ जानेंगे। खास जो यूनिक उपाधि हो वो चीज़ तो अपने दिमाग में जरूर रहना चाहिए कि वो चीज़ हमको याद करनी ही करनी है, इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो अब चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा क्या है कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या है, गुप्त संवत चलाया हुआ है, ये चीज़ ध्यान देंगे। कब, तो 319 ईस्वी पूर्व में। ध्यान देंगे दोस्तों, जितनी भी संवत चलाए गए हैं, ठीक है, वो सारे संवत अपने दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ पे 390 और 319 ईस्वी में गुप्त संवत चला हुआ है, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। शक संवत कब चला है, तो 78 ईस्वी में शक संवत चला है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। और ऊपर हम लोगों ने देखा है विक्रम संवत 57 में, तो सबसे पहले विक्रम संवत हो गया 57 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद से आपका कुशाण वंश के ड्यूरेशन में जब कनिष्क आता है, तो कनिष्क का राज्य दरबार होता है 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में क्या है, आपका शक संवत की नींव पड़ती है। और आगे गुप्ता पीरियड में क्या है, जब चंद्रगुप्त प्रथम आता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम क्या है, 319 ईस्वी में, 319 ईस्वी में क्या करता है, गुप्त संवत चलाता है। ये ऑर्डर है, ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए, इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। गुप्ता ड्यूरेशन का दूसरा जो सबसे, या हम लोग कह सकते हैं सबसे महान शासक रहता है, वो समुद्रगुप्त रहता है। नाम जैसा समुद्रगुप्त है उसी तरह से ये महान भी है, ठीक है। इसकी महानता को देखते हुए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ध्यान देंगे, नेपोलियन फ्रांस का एक शासक था जो कि प्रतापी शासक था, क्योंकि उसकी प्रतापी हम लोग कहते हैं कि शासक को देख के या उसकी चरित्र को देख के इसकी तुलना समुद्रगुप्त से कर दी गई है, या समुद्रगुप्त की तुलना इससे कर दी गई है। हालांकि ध्यान देंगे, थोड़ा हिस्ट्री लिखते समय यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बायस हो गया है, जबकि देखेंगे समुद्रगुप्ता क्या कि बहुत पहले का है, नेपोलियन बहुत बाद का है। नेपोलियन क्या है, नेपोलियन की अब नाम 1800 के अराउंड पाते हैं, इसको ध्यान देंगे, 1800 भी नहीं, उसके भी दूर पाते हैं आप लोग, 1850 के अराउंड आप लोग की नेपोलियन सुनने को मिलता है, ध्यान देंगे। लेकिन अब है क्या कि हिस्ट्री लिखते समय दिखाया गया है कि जो और पश्चिमी शासक रहे ना वो ज़्यादा महान रहे हैं, तो इसके लिए इसको भारत का नेपोलियन बोला जा रहा है, जबकि फ्रांस का जो समुद्रगुप्त है वो बोलना चाहिए कि इसको नेपोलियन को, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि हिस्ट्री कितनी बायस्ड होकर लिखी गई है, यहाँ पे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। भाई सबसे पहले महान कौन है, सबसे पहले महान समुद्रगुप्त है, तो जाहिर सी बात है कि नेपोलियन को फ्रांस का समुद्रगुप्त कहना चाहिए, लेकिन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आर्यावर्त के 9 शासकों को इसने हराया हुआ है, इसी को ध्यान देंगे। आर्यावर्त के 9 शासकों को किसने, समुद्रगुप्त ने, और दक्षिणापथ के 12 शासकों को समुद्रगुप्त के द्वारा हराया गया है, ठीक है। अब आर्यावर्त और दक्षिणावर्त में नहीं परेशान होंगे, सीधा अपने दिमाग में रखेंगे, पहले मैं इसको बता भी चुका हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम नहीं खत्म करेंगे, ठीक। दिमाग में रखना है कि आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था किसने, समुद्रगुप्त ने। और जाहिर सी बात है भैया कि जो इतना ज़्यादा पराजित किया होगा, इतना वीर रहेगा, तो उपाधियाँ खूब धारण करेगा। जैसे समुद्रगुप्त जब अपने कॉइन्स चलाता है तो वहाँ पे देखा जाता है कि उसने कई सारी उपाधियाँ ले रखी हैं, ध्यान देंगे। जैसे इसकी एक उपाधि है अप्रतिरथ की उपाधि है, ध्यान देंगे, अप्रतिरथ की उपाधि, पराक्रमांक की, ये सारी उपाधियाँ आप देखेंगे पहली बार कोई शासक ले रहा है, ठीक है। अप्रतिरथ की उपाधि इसके पहले आप देखेंगे कि कोई शासक लिया नहीं है। पराक्रमांक की उपाधि इसके पहले देखेंगे आप लोग कोई शासक लिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक उपाधि है व्याघ्र पराक्रमांक, ठीक है। तो दिमाग में रखेंगे कि अगर आपको पराक्रमांक याद आ गया या व्याघ्र पराक्रमांक याद आ गया, तो कुछ भी याद आ गया हो तो ईजिली आप लोग क्या कर सकते हैं कि
समझ सकते हैं कि वो कौन सा शासक रहा होगा। ठीक है, बस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अप्रतिरथ है, ये दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। अप्रतिरथ पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली ये क्वेश्चन मैथ्स दी कॉलम में आ सकता है, क्योंकि लगभग सभी शासकों ने जिसने थोड़ा मोड़ा अच्छा काम किया हो, नहीं भी किया हो, कुछ दिन के लिए टाइम पीरियड में आओ, तो वो अपने दिमाग में रखते हैं कि भैया एक उपाधि ले लो। ठीक है, कि अपने घर की मूली होती थी तो उपाधि लेना कोई बड़ी बात होती नहीं थी। तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अप्रतिरथ की जैसी उपाधि देखने को हम लोग को मिलती है। समुद्रगुप्त कविराज की उपाधि लिया था, ध्यान देंगे। जो यूनिक उपाधि मैं हमेशा कहूँ उस चीज़ को आप लोग को याद कर लेना है, इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। कविराज की उपाधि किस शासक ने ली थी? तो कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त के द्वारा ली गई है। तो समुद्रगुप्त की ये एक और यूनिक उपाधि है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो अप्रतिरथ, कविराज, व्याघ्र पराक्रमांक और पराक्रमांक जैसी उपाधियाँ समुद्रगुप्त के द्वारा ली गई है। इसका एक विदेश मंत्री था जिसका नाम है हर्षेड। हर्षेड का देखेंगे, इसकी हर्षेड की एक हम लोग कह सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है, ठीक है, वो हर्षेड के द्वारा ही की गई है, ध्यान देंगे। प्रशस्ति अभिलेख वो होते हैं जिसमें प्रशस्ति की जाती है, अर्थात प्रशंसा की जाती है, ध्यान देंगे। प्रशस्ति अभिलेखों में प्राय क्या है? प्रशंसा की जाती है, ये चीज़ दिमाग में रखेंगे। ठीक है, प्रशंसा की जाती है, ठीक, इसलिए उसको प्रशस्ति अभिलेख। तो जाहिर सी बात है कि प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की गई है उसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। ठीक है, विदेश मंत्रालय को उस ड्यूरेशन में, समुद्रगुप्त की ड्यूरेशन में संधि विग्राहक कहते थे। ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखना है कि संधि विग्राहक का संबंध किससे? विदेश मंत्री से। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि समुद्रगुप्त का संधि विग्राहक कौन था, तो भी उसका आंसर हर्षेड होगा। और अगर क्वेश्चन आएगा कि विदेश मंत्री कौन था, तो भी उसका आंसर हर्षेड होगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त उसको ज़्यादा मानता इसलिए था क्योंकि एक तो ये राजकवि था, एक बेहतरीन राजकवि था, और प्रयाग प्रशस्ति जो इसकी जाहिर बात है कि शासकों की आप जितनी प्रशंसा करोगे, आज मोदी जी की कोई बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहा हो तो नो डाउट भाई कि उसको अच्छा उसके साथ होना ही होना है। ठीक है, अब देखेंगे और कई सारे एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि इसी ड्यूरेशन में, इसके पहले भी आप लोग देखेंगे जिसका भी ड्यूरेशन रहा हो, चाहे वो लोकतांत्रिक जीवन में रहा हो, चाहे वो राजतंत्र में रहा हो, उसको थोड़ा सा चरमोत्कर्ष तो मिलता है, ये मानव स्वभाव है। ठीक, समुद्रगुप्त के ड्यूरेशन में एक बात ये कि एक बहुत भिक्षु था जिसका नाम था वसुबंध। ठीक है, वसुबंध, पेपर में क्वेश्चन आता है कि वसुबंध को संरक्षण किसने प्रदान किया था? ध्यान देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नाम क्लियर दिख नहीं रहा है, वसुबंधु। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त ने जो बौद्ध भिक्षु हैं वसुबंधु को किस शासक के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो समुद्रगुप्त के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि जिस शासक को संरक्षण समुद्रगुप्त जैसा महारथी प्रदान कर दे तो फिर वो उसका अहित कौन ही कर सकता है। ठीक, अगला जो इंपॉर्टेंट शासक आता है वो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान देंगे, बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के ड्यूरेशन में क्या है? एक चीनी यात्री था जिसका नाम था फाहियान भारत आया था। ध्यान देंगे, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछे भी है चीनी और भी यात्रियों के द्वारा जो भारतीय इतिहास है उस पर चर्चा करें। ठीक है, जो इनके द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो उसमें दिमाग में रखेंगे, एक आप लोग फाहियान के बारे में चर्चा कर सकते थे। ठीक है, हम लोग अपने टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन दिए हुए थे, उसका डिटेल में आंसर दिया गया है। हालांकि वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं की जा सकती है। ठीक, टाइम भी नहीं है और यहाँ पे डिस्कस करना उचित भी नहीं है। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शक शासकों को पराजित किया था। जानेंगे, शकों को जब इसने पराजित किया था तो इसने उपाधि ली थी, उसका नाम है विक्रमादित्य। तो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित करने के उपरांत विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? तो चंद्रगुप्ता ने। ध्यान देंगे, चंद्रगुप्ता ने ली थी, चंद्रगुप्त सेकंड ने ली थी। ये भी चीज़ अपने दिमाग में रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक है, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश वाला। ठीक है, तो शक शासकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी। ये चीज़ दिमाग में रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक और बेहतरीन उपाधि है, वो है परम भागवत। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रीन पे, परम भागवत। ठीक है, परम भागवत की उपाधि। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो दो महान उपाधियाँ हैं वो है विक्रमादित्य और परम भागवत। ये चीज़ ध्यान देंगे, विक्रमादित्य और परम भागवत जैसी उपाधियाँ जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो अगला महान शासक आता है वो होता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में एक ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि किस गुप्त शासक के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई है? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। प्राय ये क्वेश्चन बीपीएससी का हिट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी। ये चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, गुप्तों का जो अगला प्रतापी शासक होता है उसका नाम होता है स्कंदगुप्त। मैं इस बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, स्कंदगुप्त।
स्कंदगुप्त इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में दो फैक्ट इंपॉर्टेंट रखते हैं। पहला तो हुड़ों का आक्रमण इसका ड्यूरेशन हुआ था, और दूसरा जो सुदर्शन झील थी दोस्तों, सुदर्शन झील के बारे में आप लोग एक यहाँ पे फैक्ट चार्ट बना है, इस चार्ट को पहले देखिए फिर आप लोग बाकी चीज़ को समझिएगा। देखिए सुदर्शन झील का कह रहा है कि यहाँ पे सुदर्शन झील से संबंधित जो के निर्माण संबंधित और इसके जीर्णोद्धार से संबंधित जो डाटा है वो दिया गया है, ठीक है। प्रायः 4 शासकों का संबंध सुदर्शन झील से है। जैसे जो पहला शासक है उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य रुद्रदामन है, अशोक है और स्कंदगुप्त है। इन 4 शासकों का संबंध क्या है और सुदर्शन झील से है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। 4 शासक कौन से हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, रुद्रदामन है और स्कंदगुप्त है, ठीक है। इसमें से चारों के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो चारों के नाम से आप परिचय में हैं। जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त का एक अधिकारी था, ऑफिसर था पुष्यगुप्त के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। बाकी लोगों ने इसका जीर्णोद्धार कराया, जैसे अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने इसका जीर्णोद्धार कराया है। जैसे तुषास्क, अशोक ने तुषास्क नामक अधिकारी की मदद से इसका जीर्णोद्धार कराया, रुद्रदामन ने सुविशाख नामक अधिकारी के संरक्षण में इसका जीर्णोद्धार कराया और स्कंदगुप्त ने चक्रपालित नाम का। अब एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन, एक तो यही बन सकता है कि सुदर्शन झील से निम्नलिखित में से कौन से शासक संबंधित है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, ये चारों शासकों का संबंध सुदर्शन झील से है। एक तो मैच दी कॉलम पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये ऑफिसर्स को मैच कराने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो अधिकारी है उसका नाम है पुष्यगुप्त, अशोक का तुषास्क है, रुद्रदामन का सुविशाख है और स्कंदगुप्त का चक्रपालिक है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है। मैंने बोला कि हमेशा पहला और अंतिम शासक आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे श्रीगुप्त के द्वारा इस साम्राज्य की नींव रखी जाती है, तो विष्णुगुप्त क्या होता है कि इसका लास्ट शासक रहता है, ध्यान देंगे। विष्णुगुप्त इसका लास्ट शासक रहता है। अब यहाँ से गुप्त साम्राज्य के प्रशासन पे थोड़ा चर्चा करना स्टार्ट किया है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। गुप्त साम्राज्य के प्रशासन पे चर्चा किस आधार पे करा, तो ध्यान देंगे। करा कि गुप्त साम्राज्य था उसको कई सारे प्रांतों में डिवाइड किया जाता था। जो प्रांत होते थे उसको भुक्ति कहते थे, ध्यान देंगे। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। तो एक तो ये आपके लिए हो गया कि प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। ये चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और जिसमें सीमांत प्रांत होते हैं, सपोज कि ये बाउंड्री लाइन है, ये सीमांत प्रांत है, किसी और देश से, किसी और राज्य से सीमा इसका है, तो यहाँ के जो प्रांत होते थे इन प्रांतों को गोप्ता कहा जाता था, ध्यान देंगे। इन प्रांतों को गोप्ता कहा जाता था, तो ध्यान देंगे। जो प्रांत होते थे उनको भुक्ति कहा जाता था और जो प्रांतों के सीमांत प्रांत होते हैं उनको बेसिकली गुप्ता कहा जाता था। सॉरी, उस वहाँ के शासक को गुप्ता कहा जाता था, ध्यान देंगे, ठीक है। तो सीमांत प्रांतों के शासक को, यहाँ पे उनको नहीं, उनके शासक को गुप्ता कहा जाता था, ध्यान देंगे। उनके शासक को गुप्ता कहा जाता था। जो भुक्ति होते थे अर्थात जो प्रांत होते थे, यहाँ के शासक को क्या कहा जाता था, तो यहाँ के शासक को उपारिक कहा जाता था। समझ गए। प्रांत बेसिकली प्रांतों के शासक होते थे, उनके दो नाम थे, एक को उपरिक कहते थे और दूसरी को क्या कहते थे, गुप्ता कहते थे, ठीक है। उपरिक क्या है, नॉर्मल जो प्रांत है उनको कहा जाता था, ठीक है। जो नॉर्मल प्रांत है उनको उपरिक कहा जाता था। गुप्ता क्या थे, गुप्ता उनको कहते थे जो सीमांत शासक होते थे, ध्यान देंगे। जो सीमांत प्रांतों के शासक या सीमांत भुक्तियों के शासक होते थे उनको उपरिक गुप्ता कहा जाता था, ठीक है। आगे भुक्ति को भी कई सारे विषयों में डिवाइड कर दिया गया था, इसी को ध्यान देंगे। और भुक्ति को कई सारे विषयों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। जिसको उसका शासक को विषयपति कहते थे। ये आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर जगह पे सेम चीज़ है। सबसे छोटी जो इकाई होती थी उसको ग्राम कहते थे, ये हर जगह पे सेम है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे पेठ एक वर्ड है। पेठ क्या है, ये ग्रुप ऑफ विलेज है, ध्यान देंगे। ग्रुप ऑफ विलेज है यानी गाँवों का समूह है, इसी को ध्यान देंगे। GOV से गाँव भी हो जाना है, देखिए GOV गाँव, ठीक है। तो ये ग्रामों का समूह है, गाँवों का समूह है। गाँवों के समूह को हम लोग क्या कहते थे, पेट कहते थे, इसी को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। रिवेन्यू कलेक्शन आपको दिमाग में रखेंगे कि मैक्सिमम ड्यूरेशन में जहाँ पे थोड़ी भी कलाकारी शासन व्यवस्था है तो 1/6 लिया जाता था। मौर्य पीरियड में भी 1/6 का ही कल्चर था, भू राजस्व का। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है। एक बार UPSC भी पूछी हुई है कि अनर्घट्ट क्या है, ध्यान देंगे। अनर्घट्ट क्या है या अर्घट्ट क्या है या रहट क्या है, एक बार ये क्वेश्चन UPSC भी पूछ के आई हुई है, ध्यान देंगे। ये बेसिकली एक सिंचाई प्रणाली थी, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है। इस प्रणाली का यूज बेसिकली क्या होता था कि एग्रीकल्चर के लिए क्या होता था, याद ध्यान में रखेंगे। सिंचाई प्रणाली थी अर्घट। ये एक बार UPSC पूछी हुई है, ये दिमाग में अपने रखेंगे, ठीक है। अभी रिविजन में पिछले 5-6 साल में एक बार पूछी हुई है, ठीक है। अगला कह रहा है कि उज्जैन का लोकेशन जो था वो चीज़ दिमाग में रखेंगे, ठीक है। उज्जैन बेसिकली गुप्ता ड्यूरेशन का एक व्यापारिक केंद्र था। ये पेपर में उतना क्वेश्चन बन के आ नहीं सकता है, ठीक है। तो अपने दिमाग में रखेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि गुप्त राजाओं ने
सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए। कुशाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए। मैं इसके लिए बोला था कि वहाँ पे शुद्ध वर्ड को आपको फोकस करना है, ठीक है। तो कुशाणों के द्वारा सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए गए थे, जबकि गुप्त राजाओं के द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे। गुप्त राजाओं के द्वारा जो स्वर्ण सिक्के चलाए गए हैं उनको क्या कहते थे? उनको दिनार कहा जाता था, ठीक है, उनको दिनार कहा जाता था। यहाँ पे एक स्मृति है जिसका नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें सर्वप्रथम कायस्थ वर्ग का उल्लेख किया गया है। हालांकि ध्यान देंगे, जो कायस्थ वर्ग का उल्लेख मिलता है वो यहाँ पे एक जाति के रूप में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। सबसे पहले कायस्थ वर्ग का उल्लेख एक जाति के रूप में ओशनस स्मृति में मिलता है। ध्यान देंगे, ओशनस स्मृति में मिलता है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देंगे, यूपीएससी हिंदी इस चैनल को आप लोग शेयर कर लेंगे अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। आप लोग समझ जाएंगे कि हम लोग इस वक्त शहर से काफ़ी दूर हैं, फिर भी कोशिश करें कि आप लोग को जो वीडियोज़ हैं, जो क्लास हैं, वो ना छूटे, आप लोग को मिलते रहें। तो अगर हम लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो आप लोग भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाइए। कोशिश करिए कि वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। और खासतौर पर जो आपके दोस्त यूपीपीसीएस दे रहे हो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करिए, इस चीज़ को ध्यान देंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। जो लोग बिहार पीसीएस भी दे रहे होंगे, कोई भी अदर पब्लिक सर्विस प्रिपरेशन दे रहे होंगे, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली है वीडियो, ठीक है। अब स्टार्ट में ही मैंने बता दिया कि वो बताया था, मेरा मानना है कि चौथी या पांचवी क्लास में ही, कि जो गुप्त वंश है, जब हम लोग वैष्णव मत पढ़ रहे थे, ध्यान देंगे, बौद्धिज्म के बाद से हम लोगों ने शैव और वैष्णव संप्रदाय पढ़ा है। तो जो वैष्णव संप्रदाय हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि गुप्तों के द्वारा क्या है कि बेसिकली जो वैष्णव धर्म है उसको संरक्षण प्रदान किया गया है, क्योंकि जो गुप्त शासक थे वे वैष्णव धर्मानुयायी हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने शिकायत बताया था कि जो इनके विष्णु के वाहन है गरुड़, भगवान जो गरुड़ है उसका वो क्या था कि राज चिन्ह था, किसका? गुप्त का। तो चूंकि गुप्तों का राज चिन्ह क्या था कि गरुड़ था, इससे पता चलता है कि गुप्त शासक क्या रहे होंगे? वैष्णव धर्मानुयायी रहे होंगे। इस चीज़ जानेंगे। गुप्तों के ड्यूरेशन में ये ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम मंदिर निर्माण स्टार्ट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल मंदिर बेसिकली कहेंगे, इसका निर्माण स्टार्ट होता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जानेंगे, ठीक है। इसका निर्माण गुप्तों के ड्यूरेशन में था। गुप्तों के ड्यूरेशन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल स्थापत्य का देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इसे दिमाग में रखेंगे। यूपीपीसीएस क्वेश्चन भी पूछिए कि दशावतार मंदिर का लोकेशन क्या है, तो देवगढ़ है, ध्यान देंगे। मैंने ये चीज़ तो बता दिया कि जो मंदिर निर्माण कला है वो गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई है, ठीक है। इसी को ध्यान देंगे। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर निर्माण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। हाँ, वहाँ पे ये अलग की बात है कि मातृ देवी की पूजा के, प्राकृतिक पूजा के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रक्चरल रूप नहीं मिला है, अर्थात कोई मंदिर वगैरह वहाँ पे नहीं मिला हुआ है, ठीक है। गुप्त काल में कई सारी स्मृतियों का हम लोग देखेंगे कि निर्माण हुआ है, जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी। याज्ञवल्क्य की स्मृति क्या करती है कि कायस्थों के बारे में बताती है कि कायस्थ के बारे में सर्वप्रथम चर्चा क्या है कि हम लोग को याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलती है। लेकिन मैंने बताया कि एक जाति के रूप में इनकी चर्चा सबसे पहले ओशनस स्मृति में मिलती है। तो जो आपकी याज्ञवल्क्य स्मृति है, जो नारद स्मृति है, जो कात्यायन स्मृति है और जो बृहस्पति स्मृति है, इन चारों प्रकार की जो स्मृतियाँ हैं इनका निर्माण गुप्त काल में ही हुआ है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस स्मृतियों का निर्माण क्या है कि गुप्ता ड्यूरेशन में हुआ है? तो याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति, ये चार महान स्मृतियों का निर्माण गुप्ता ड्यूरेशन में हुआ है। ध्यान देंगे दोस्तों। अजंता की विभिन्न गुफाओं में गुफा नंबर 16, 17, 19 ये 3 गुफाओं का संबंध गुप्ता पीरियड से है, ध्यान देंगे। हालांकि हमको पता है कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो बेसिकली किससे संबंधित हैं? वो भगवान बुद्ध से संबंधित है, यानी बौद्धिज्म से संबंधित है। इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। किससे संबंधित है? वो भगवान बुद्ध यानी बौद्धिज्म से संबंधित है। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है। यहाँ पे बौद्धिज्म से संबंधित जो उनकी जन्म है, जो बाण विनिष्क्रमण है, महापरिनिर्वाण है, इन सारी घटनाओं को यहाँ पे दर्शाया गया है 16, 17 और 19 में, ठीक है, यानी गुफा संख्या 16, 17, 19। तो आपको दिमाग में रखना है कि अजंता की किस गुफा का संबंध गुप्त काल से है। तो जो गुफा संख्या 16, 17, 19 है, इनका संबंध गुप्ता पीरियड से, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। हालांकि ध्यान देंगे जो बौद्धिज्म से संबंधित गुफाएं हैं, ठीक है, 16, 17, 19 बेसिकली यहाँ हम लोग कह सकते हैं जो अजंता की ही गुफाएं हैं वो महायान शाखा से संबंधित है। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। महायान शाखा के बारे में डिटेल में मैंने पहले चर्चा कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग उतना ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली आर्यभट्ट के बारे में लिखा है। तो हमको पता कि आर्यभट्ट जिसकी भी गणित अच्छी होती है, बोला जाता है कि भैया आर्यभट्ट बटका, यानी आर्यभट्ट क्या थे कि बेसिकली एक गणितज्ञ थे, ठीक है। आर्यभट्ट की यहाँ पे 2 बुक वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बुक में तो उनका नाम भी है, जिसका नाम है आर्यभट्टियम। तो आर्यभट्टियम किसने लिखी है? आर्यभट्ट ने लिखी है। प्रायः किसी भी बच्चे को यहाँ पे डाउट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा डाउट यहाँ पे सूर्य सिद्धांत में होता है, ठीक है। शुरू कर देंगे। तो सूर्य सिद्धांत नामक बुक किसने लिखी है? तो सूर्य सिद्धांत नामक बुक आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है, ध्यान देंगे। आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांत नामक बुक लिखी गई। गुप्ता को इतिहास का, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल क्यों कहते हैं? यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, साइंस, टेक्निकल डेवलपमेंट को देखते हुए, ठीक है, बेसिकली गुप्त ड्यूरेशन को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है।
आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम ये बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे। हालांकि जो साइंस का डेवलपमेंट हम लोगों ने एंशिएंट पीरियड में इतनी बेहतरीन की थी, आगे उसको संरक्षण नहीं मिल पाया, ठीक है, केवल उसका दोहन किया गया। ठीक, इसका परिणाम ये रहा कि भारत साइंस टेक में आज काफ़ी पीछे है। आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट आती है करंट में, आप लोग देखेंगे, मैंने कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ाई भी है, वहाँ पे भारतीय इंस्टीट्यूट की क्या हाल है आप लोग इजीली देख सकते हैं। ठीक, तो यही है कि आप कितना भी आगे रहेंगे, अगर खुद को संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे, आप R&D को बढ़ावा नहीं देंगे, तो रिजल्ट वही होना जो भारत में साइंस का हुआ है। ठीक है, विष्णु यहाँ पे गुप्तकालीन जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक विष्णु मंदिर है जो कि तिगवा में है। भूमरा का शिव मंदिर के बारे में मैंने पहले बताया। पार्वती मंदिर जो नचना अर्गा का है, ये भी मैंने नचना कुठार का, बेसिकली मध्य प्रदेश लोकेशन में, ये भी मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको। दशावतार मंदिर अभी मैंने बताया जस्ट कि देवगढ़ में है, देवगढ़ आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये चीज़ दिमाग में रखेंगे। भीतरगांव का मंदिर भी जो है वो कानपुर में स्थित है। आप लोग कभी जाइएगा तो वहाँ पे घूम सकते हैं। ठीक है, कानपुर में IIT है, तो इसलिए आप लोग वहाँ पे घूम सकते हैं, भीतरगांव का मंदिर। ठीक है, शिव मंदिर है एक मध्य प्रदेश में, खो बेसिकली देखेंगे जो मंदिर स्थापत्य का मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ इनके द्वारा, वो मध्य प्रदेश में हुआ है। चाहे वो विष्णु मंदिर हो, चाहे वो शिव मंदिर हो, ठीक है, भूमरा का, या नचना कुठार का पार्वती मंदिर हो, ठीक है, तो ये सारी, या खो मंदिर हो मध्य प्रदेश में, बेसिकली एक शिव मंदिर है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये सारे डेवलपमेंट आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेंगे। ठीक, दो इनके इंपॉर्टेंट मंदिर जो है, जैसे दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में स्थित है। देवगढ़ बेसिकली रीजन क्या है, ललितपुर वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो अब क्लास यहाँ पे खत्म होने वाली है बेसिकली, तो आप लोग नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर मैं एक बार फिर बता दूँ, UPSC एक क्रैश कोर्स चला रही है जो कि एक प्री टाइम बैच है। उसकी फीस केवल 1500 रुपये, जिसमें 25% की भी डिस्काउंट भी चल रही है। और साथ ही साथ क्या है, वो सारी क्लासेस लिए जा चुकी हैं। अब डेली आप लोगों को 3 से 4 क्लासेस के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आप लोग की तैयारी को संपन्न करा दिया जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है। ठीक, इन दोनों से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग 8840751912 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन द सेंस आप लोग कोशिश करेंगे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम करेंगे। अगर आपको लगता है यहाँ पे जवाब नहीं मिला तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। हालांकि ध्यान देंगे, आप लोग 24 आवर का टाइम दे देंगे, क्योंकि तो नो डाउट कि आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है, तो एक ध्यान देंगे, ये ईंटों से निर्मित है, एक इसकी पहली विशेषता है। दूसरी बात, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये चीज़ ध्यान देंगे। ठीक है, ये चीज़ भी जानना, लक्ष्मण मंदिर क्या है, ईंटों द्वारा निर्मित किया गया है और सिरपुर में स्थित है। सिरपुर लोकेशन कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में। तो फिर इसी के साथ अब वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।